आर के बी स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आर के बी कैंफी वीडियोज में। कक्षा 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमारा चला हुआ है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी दी थी। इलेक्ट्रोड किस प्रकार से निर्मित किया जाता है। तो अब हम उससे अगला टॉपिक लेकर आए हैं, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में जानकारी दे दूं। फिजिक्स में आप लोगों ने विभव के बारे में पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में ही विभव के बारे में है। वहां पर आपने पढ़ा है कि V इक्वल टू होता है W/Q, यानी एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे ही विभव कहा जाता है। अब वो आवेश स्थानांतरित किस प्रकार से हो सकता है, वापस हम केमिस्ट्री में आ सकते हैं। केमिस्ट्री में हमने चालक दो प्रकार के आपको बताए हैं पिछली वीडियोस में। उनमें एक प्रकार से आयनिक चालक जो कि आयनों के कारण होता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक चालक यानी जिसमें आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है या आयनों का प्रवाह होता है तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जरूर जाएंगे, और जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तो उसमें कुछ न कुछ कार्य भी जरूर करना पड़ेगा। यानी आवेश भी हमारे पास है और कुछ न कुछ कार्य भी हुआ, चाहे वो कम कार्य हो चाहे वो ज्यादा कार्य हो, तो उस आधार पर वहां पर कुछ न कुछ विभव भी उत्पन्न जरूर होता है। और यदि यह प्रक्रिया किसी इलेक्ट्रोड के अंदर होती है तो उस इलेक्ट्रोड में उत्पन्न इस प्रकार के विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी ये तो हमने एक प्रक्रिया आपको फिजिक्स से कोरिलेट करके विभव के बारे में जानकारी दे दी, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानकारी दे दी। तो अब इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, आप इसको किस प्रकार से लिखोगे। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में खड़ा कर दिया जाता है तो इस प्रकार का निकाय समायोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। एक वैज्ञानिक थे नस्ट के अनुसार जब इलेक्ट्रोड बनाया जाता है तो धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है हमारा, मानकर चलिए ये हमारी धातु है कॉपर या जिंक, कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है, जो जल में डालते ही कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव आयनों में परिवर्तित हो जाता है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, यानी कॉपर जो होती है वो Cu2 पॉजिटिव बना देगी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। यानी इस रेस्पेक्ट में धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है जिससे वे धनायन बनाती हैं, और धातुओं में और विलयन में हमारा सॉल्यूशन में भी ये धनायन होता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जिस समय धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उसमें से कॉपर पॉजिटिव आयन या धातु आयन सॉल्यूशन में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक उसी समय सॉल्यूशन में से आयन इस धातु की छड़ पर भी ग्रहण किए जा सकते हैं। आप अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिखोगे कि किसी इलेक्ट्रोड में नस्ट के अनुसार धातु की छड़ में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है जो विलयन में जा सकते हैं। ठीक उसी समय विलयन में उपस्थित धातु आयन इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित, धातु की छड़ पर निक्षेपित यानी जमा होने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिस कारण धातु पर कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है। वैसे ये अकेली पे नहीं होता, क्योंकि इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ऑक्सीकरण या अपचयन होता है। वो मैं आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि एक अकेली ऑक्सीकरण और अकेली अपचयन अभिक्रिया नहीं होती कभी भी, उसके साथ ये दोनों विक्रियाएं होती हैं जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो एक धातु की तुलना में दूसरी धातु इस कार्य को करती है, लेकिन हमें यहाँ केवल इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा करनी है, बतानी है, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। नस्ट के अनुसार जब धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में खड़ा किया जाता है तो धातु से धनायन विलयन में और विलयन से धनायन धातु की छड़ पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे इस पर कुछ आवेश स्थानांतरण के कारण विभव उत्पन्न हो जाता है। वो भी मैंने बताया है, विभव आवेश स्थानांतरण हुआ, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया तो कुछ न कुछ कार्य जरूर किया जाएगा, और कार्य किया जाएगा तो विभव भी उत्पन्न जरूर होगा। अब उसके बाद ये लाइन लिख सकते हैं आप कि इस प्रकार से इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न हुआ विभव ही इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा आपकी हो जाती है। वहां पर आप ये चित्र बनाकर इस प्रकार से समीकरण भी लिख सकते हैं।
अब इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव, नाम से ही आप लोगों ने फिजिक्स में कक्षा 9 में जो परिभाषाएं पढ़ी होंगी, मानक मीटर की, मानक किलोग्राम, मानक सेकंड की परिभाषाएं पढ़ी हैं। ये चौक, इसकी लंबाई हम आज इसे 1 इंच बोलते हैं। इसे 1 किलोमीटर भी बोला जा सकता था अगर पहले वाले वैज्ञानिक जिन्होंने निर्धारण किया था इस बात का कि इतनी दूरी को इंच कहा जाएगा, यदि वो इस दूरी को किलोमीटर कह के चले गए होते तो आज हम इस दूरी को भी किलोमीटर कह रहे होते इंच के स्थान पर। यानी उन्होंने मानक मान लिया, मानकर जिसको चलते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोड विभव जिसको मानकर अन्य विभव का निर्धारण किया जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, जिसको मानकर निश्चित कर दिया गया। तो जैसे ये इलेक्ट्रोड था, यदि इस इलेक्ट्रोड को हम बनाएं 25 डिग्री सेल्सियस पर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन टेम्परेचर निश्चित कर दिया जाए, और इस विलयन की जो सांद्रता है, मोलर सांद्रता, वो ले ली जाए 1 मोलर, और वायुमंडलीय दाब कर दिया जाए 1 वायुमंडलीय दाब, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया जाए, तो उस कंडीशन पर जितना विभव उत्पन्न होता है उसी को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। निश्चित हो जाता है, उसके रेस्पेक्ट में फिर अन्य को देखा जा सकता है, फिर किसी न किसी इलेक्ट्रोड को बनाया भी जाता है। लेकिन अब हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा कैसे लिखेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी इलेक्ट्रोड को 25 डिग्री सेल्सियस पर तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर यदि 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबाकर बनाया जाए तो उसका इलेक्ट्रोड विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और जिस इलेक्ट्रोड के द्वारा हम किसी अन्य इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करते हैं उसे निर्देश इलेक्ट्रोड कहा जाता है। निर्देश इलेक्ट्रोड, हमारा अगला हेडिंग जो है निर्देश इलेक्ट्रोड ही है। निर्देश स्टैंडर्ड तो हो ही गया, लेकिन रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी जिसके द्वारा हम दूसरे का निर्धारण करते हैं, जैसे कि हमारा चांदी भी चालक है, लोहा भी चालक है, तांबा भी चालक है, लेकिन चांदी सबसे अच्छी चालक होती है एल्यूमिनियम की बजाय। लेकिन फिर भी तार जो है, बिजली के तार, वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, चांदी के नहीं बनाए जाते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है चांदी महंगी है और पृथ्वी पर उसकी उपलब्धता कम है, जबकि एल्यूमिनियम की उपलब्धता ज्यादा। तो हैं तो सारे ही, अब मानक तो ये कर दिए गए सबके निश्चित, सबके एक निश्चित टेम्परेचर पर चालकता क्या होगी वो तो है उसका मानक, लेकिन एक दूसरे को जिसके रेस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं वो कहलाता है निर्देश इलेक्ट्रोड। जैसे कि हमारी ये पहली लाइन छोटी है या बड़ी, अकेले में ये दोनों लाइनें हमारी नहीं है, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम इस दूसरी लाइन को देखें जो कि बड़ी है और इस तीसरी लाइन को देखें जो कि छोटी है, इस पहली के मुकाबले में, तो ये पहली लाइन हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोला जाएगा, निर्देश इलेक्ट्रोड बोला जाएगा। यानी वह इलेक्ट्रोड जिसकी तुलना में अन्य इलेक्ट्रोड के विभवों का मापन किया जाता है निर्देश इलेक्ट्रोड कहलाता है। जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड माने जाते हैं। सामान्य तौर पर हम SHE को लेकर चलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर चलते हैं। अब वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, आइए उसको देख लेते हैं। फिलहाल एक बार मैं आपको वही बता दूं जो आज आपकी वीडियो में अभी तक बताया गया है। इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताया गया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताया गया है और निर्देश इलेक्ट्रोड के बारे में आपको बताया गया है। अब निर्देश इलेक्ट्रोड को लेकर चलते हैं जिसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ेंगे। अब इस इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार भी हम लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको तुलनात्मक रूप में बताया है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोड को लेंगे तो 2 इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे की तुलना में या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, तभी वो आपके विभव का मान उत्पन्न होता है।
तो चूंकि दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर अपचयन, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव भी दो प्रकार के होते हैं। एक और बात बता दूं कि इलेक्ट्रोड विभव को सामान्यतः ई से और मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नोट से प्रदर्शित किया जाता है। जो ई के ऊपर जीरो लगा दी जाएगी, ई नोट बोलते हैं इसको, तो ये आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव है और ई होता है इलेक्ट्रोड विभव। तो दो प्रकार के आपके इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। तो वे पदार्थ, वे इलेक्ट्रोड, वे धातु जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या जिन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, जिन धातुओं में, जिन इलेक्ट्रोडों में, और इलेक्ट्रॉन त्यागना अपचयन, यानी जिन इलेक्ट्रोडों पर अपचयन क्रिया होती है, आप किसी भी प्रकार से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, वो कहलाता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव या केवल ऑक्सीकरण विभव। इसी प्रकार से दूसरा होता है अपचयन विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अपचयन क्या होता है? जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो वे इलेक्ट्रोड जिन पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या जिन पर अपचयन अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हें अपचयन इलेक्ट्रोड विभव या केवल अपचयन विभव कहा जाता है। सामान्य तौर पर हम जो बुक में पढ़ते हैं उसको अपचयन विभव ही कहते हैं और अपचयन विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में यूज किया जाता है। जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो हमारा अपचयन विभव ही होता है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव देखें तो -0.76 वोल्ट होता है, तो इसका अर्थ है कि ये जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव या जिंक का मानक अपचयन विभव ही होता है। अब किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जो ऑक्सीकरण विभव होता है और अपचयन विभव होता है, दोनों के मान बराबर होते हैं। अपचयन विभव को अगर हम ई रिडक्शन लिखें और ऑक्सीकरण विभव को ई ऑक्सीजन लिखें तो दोनों के मान बराबर होते हैं, लेकिन एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं चिन्ह के रूप में, बस उनका चिन्ह अलग अलग होता है, विपरीत हो जाता है। जैसे अभी हमने जिंक का बताया कि जिंक का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो -0.76 वोल्ट है, तो मानक अपचयन विभव भी -0.76 वोल्ट, लेकिन मानक ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा +0.76 वोल्ट हो जाएगा। अब जो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो निकाले जाते हैं किसी भी एक ज्ञात इलेक्ट्रोड की सहायता से। अब वो ज्ञात इलेक्ट्रोड किस प्रकार से होता है उसके द्वारा हम, जैसे अभी आपको बताया निर्देश इलेक्ट्रोड, उसको किस प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं, कैसे इसको ज्ञात करते हैं, ये जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तो अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और आज की वीडियो में आपको जो जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके इसको पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।